मधुरपुर राज्य की राजधानी सुहानागरी अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक विख्यात थी। राजा विक्रमादित्य प्रजा के प्रिय शासक थे। उनकी रानी सुमति दयालुता की मूर्ति मानी जाती थी। उनकी इकलौती संतान राजकुमारी इंद्राक्षी अपने माता पिता के गुणों को विरासत में लेकर बड़ी हो रही थी। 16 वर्ष की अवस्था में ही इंद्राक्षी अपनी बुद्धि, विनम्रता और दानशीलता के लिए जानी जाती थी। महल का वैभवशाली जीवन उन्हें कभी आकर्षित नहीं करता था। वह अक्सर महल की ऊंची दीवारों से परे राज्य की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए लालायित रहती थी। उनकी दयालु आंखें हर उस व्यक्ति के दुख को भांप लेती जो उनके सामने आता था। एक शाम जब इंद्राक्षी महल की बालकनी में खड़ी होकर सूर्यास्त का नजारा देख रही थी, तो उनकी दासियों में से एक सुधा उनके पास आई। सुधा बचपन से ही इंद्राक्षी की सहेली और उनकी हर मुहिम में साथ देने वाली थी। राजकुमारी, सुधा ने कहा, आज गांव से लौटने वाली दासियों ने एक भयानक खबर सुनाई है। इंद्राक्षी ने उत्सुकता से पूछा, क्या खबर है सुधा? सुधा ने बताया, राजकुमारी, पश्चिम दिशा में स्थित ग्राम सोनपुर भयंकर सूखे की चपेट में आ गया है। वहां बारिश नहीं हुई है और खेतों में लगी फसलें मुरझा गई हैं। तालाब सूख चुके हैं और पशुओं के लिए पीने का पानी भी दुर्लभ हो गया है। गांव वाले भूखमरी की कगार पर हैं। इंद्राक्षी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वह खुद सोनपुर जाएंगी और वहां के हालात का जायजा लेंगी। सुधा, इंद्राक्षी ने कहा, मैं कल सुबह सोनपुर जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ आओगी? सुधा खुशी से झूम उठी। राजकुमारी का ये साहस और दयालुता उसे हमेशा प्रभावित करती थी। अगले सुबह सूर्योदय से पहले ही इंद्राक्षी और सुधा साधारण वेशभूषा धारण कर महल से निकल पड़ी। उन्होंने कुछ रोटियां और पानी साथ लिया और सोनपुर की ओर चल पड़ी। यात्रा कठिन थी। उन्हें धूप में चलना पड़ा और रास्ते में कई गांवों को पार करना पड़ा। 2 दिन की यात्रा के बाद वह सोनपुर पहुंची। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें वहां का भयावह दृश्य देखने को मिला। जमीन सूखकर दरारें पड़ चुकी थीं और पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे। पशु कमजोर होकर जमीन पर पड़े हुए थे और गांव वालों के चेहरों पर भूख और निराशा साफ झलक रही थी। इंद्राक्षी और सुधा एक बूढ़े व्यक्ति के पास गई, जो एक सूखे कुएं के पास बैठा हुआ था। उसका नाम रामू था और वह गांव का मुखिया था। बाबा रामू, इंद्राक्षी ने विनम्र स्वर में पूछा, क्या हुआ है? ये गांव इतना सूखा क्यों पड़ा है? रामू ने निराश होकर कहा, बेटी, कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। हमारे तालाब सूख चुके हैं और खेतों में लगी फसलें नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और जल्द ही भूखमरी फैल जाएगी। इंद्राक्षी ने रामू बाबा को ढाढ़स बंधाया और कहा, चिंता मत करो, हम जरूर कुछ उपाय निकालेंगे। उन्होंने सुधा को कुछ दूर जाने और आसपास के गांवों में खाने पीने की चीजों की उपलब्धता पता करने का आदेश दिया। इस बीच इंद्राक्षी ने रामू बाबा से गांव की स्थिति के बारे में और जानकारी हासिल की। उन्हें पता चला कि गांव में एक कुशल कुम्हार रहता है, जिसके पास मिट्टी के बर्तन बनाने का हुनर था। कुछ देर बाद सुधा वापस लौटी और बताया कि आसपास के गांवों में भी सूखे का असर है और वहां से खाने पीने का सामान मिलना मुश्किल होगा। इंद्राक्षी ने सोचा कि उन्हें कोई रास्ता निकालना होगा। वह जानती थी कि महल में उनके नाम पर काफी मात्रा में सोने के आभूषण रखे गए हैं। उन्होंने ये आभूषण कभी नहीं पहने थे, क्योंकि उनका मानना था कि राजकुमारी का असली आभूषण जनता का प्यार और उनकी खुशी है। उन्होंने सुधा से कहा, सुधा, तुम वापस महल जाओ और रानी मां को बताओ कि मुझे उनकी जरूरत है। सुधा को यह सुनकर हैरानी हुई, पर इंद्राक्षी के आदेश का पालन करने के लिए वो तुरंत महल की ओर रवाना हो गई। कुछ दिनों बाद सुधा एक घोड़े पर सवार होकर सोनपुर वापस लौटी। उसके साथ कई बोरियों में अनाज और दालें थीं। साथ ही वह रानी सुमति का एक संदेश भी लेकर आई थी। रानी सुमति ने संदेश में लिखा था कि वह इंद्राक्षी को उनकी दयालुता पर गर्व है और उन्होंने महल के खजाने से कुछ धन निकालकर अनाज खरीदने का आदेश दिया है। इंद्राक्षी को ये देखकर खुशी हुई। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उन्हें बताया कि उनके पास खाने के लिए अनाज है। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। इंद्राक्षी ने उन्हें इतनी कम कीमत में अनाज बेचा कि लगभग उन्हें मुफ्त ही दे दिया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य गांव वालों की मदद करना है, न कि मुनाफा कमाना। अनाज मिलने के बाद गांव में एक नई उम्मीद जगी। लोगों ने मिलकर सूखे से लड़ने का फैसला किया। इंद्राक्षी ने उस कुशल कुम्हार की मदद ली और गांव वालों को मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाने का प्रशिक्षण दिया।
उन्होंने बताया कि ये बर्तन आसपास के गांवों में बेचे जा सकते हैं और इससे उन्हें कुछ कमाई हो सकती है। कुछ समय बाद बारिश हुई और सूखा खत्म हो गया। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। खेतों में नई फसल लगी और पशुओं को चरने के लिए हरी घास मिलने लगी। गांव वालों के चेहरों पर खुशी लौट आई और वे इंद्राक्षी की दानशीलता की प्रशंसा करने लगे। एक दिन जब इंद्राक्षी सोनपुर से वापस महल लौट रही थीं, तो रास्ते में उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उनके पीछे कई लोग चल रहे थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें पता चला कि ये सोनपुर के ही गांव वाले थे। गांव वालों में से एक, रामू बाबा, आगे बढ़े और बोले, राजकुमारी, आपने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए हम शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकते। आप हमारे गांव की रानी हैं। इंद्राक्षी ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी रानी नहीं हूं, बल्कि आपकी बेटी ही हूं। आप ही राज्य की असली ताकत हैं। गांव वाले इंद्राक्षी को वापस महल तक ले गए और रास्ते भर उनके गुण गाते रहे। महल पहुंचने पर रानी सुमति और राजा विक्रमादित्य भी उनकी तारीफ करने लगे और इंद्राक्षी के साहस और दयालुता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई दानवीर राजकुमारी की चर्चा करने लगा। हालांकि इंद्राक्षी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उनका असली सुख लोगों की खुशी में था। कुछ समय बाद मधुरपुर राज्य के पूर्वी छोर पर स्थित एक और गांव चंपापुर से भी बुरी खबर आई। वहां बाढ़ आ गई थी। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और खेतों में लगी फसलें पानी में डूब चुकी थीं। कई मकान भी ढह गए थे और गांव वाले ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए थे। इंद्राक्षी को ये सुनकर बहुत चिंता हुई। उन्हें पता था कि उन्हें चंपापुर जाकर वहां के हालात का जायजा लेना चाहिए। इस बार उनके साथ जाने के लिए राजकुमार युवराज, उनके बड़े भाई, भी तैयार हो गए। यात्रा कठिन थी। उन्हें नदी के किनारे बने हुए रास्ते से चलना पड़ा, जो कई जगहों पर टूट चुका था। रास्ते में उन्हें कई बाढ़ पीड़ितों से भी मिलना हुआ, जिन्होंने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। चंपापुर पहुंचने पर उन्होंने वहां का भयावह दृश्य देखा। पूरा गांव पानी से घिरा हुआ था और गांव वाले ऊंचे टीलों पर शरण लिए हुए थे। उनके चेहरों पर भय और चिंता साफ झलक रही थी। इंद्राक्षी और युवराज ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साथ लाए हुए भोजन और दवाइयां गांव वालों में बांटी। साथ ही उन्होंने राज्य से सहायता दल मंगवाने का भी इंतजाम किया। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी कम होना शुरू हुआ। इंद्राक्षी और युवराज ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव को फिर से बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने नदी के किनारे मजबूत तटबंध बनाने की योजना बनाई और युवराज ने इंजीनियरों को ये काम सौंपा। इंद्राक्षी ने गांव वालों को राहत पहुंचाने के लिए कई नई योजनाएं भी शुरू की। उन्होंने गांव में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया, जिससे गांव वालों को रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने स्कूल खोलने का भी आदेश दिया ताकि गांव के बच्चे शिक्षित हो सकें। कुछ समय बाद चंपापुर पहले से भी ज्यादा सुंदर और समृद्ध बन गया था। गांव वाले इंद्राक्षी और युवराज के ऋणी थे। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक स्मारक बनवाया, जिस पर दानवीर राजकुमारी और उनके भाई की मूर्तियां बनी हुई थीं। इंद्राक्षी और युवराज की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। राजा विक्रमादित्य और रानी सुमति को अपने बच्चों पर गर्व हुआ। उन्हें खुशी थी कि उनके बच्चे सिर्फ राजकुमारी और राजकुमार ही नहीं, बल्कि जनता के सच्चे हितैषी भी बन गए हैं। इंद्राक्षी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो हर साल राज्य के अलग अलग गांवों का दौरा करती रहीं और वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढती रहीं। उनकी दानशीलता और बुद्धि की वजह से मधुरपुर राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां खुशहाली और समृद्धि हर जगह देखने को मिलती थी। इंद्राक्षी का नाम पूरे राज्य में दानवीर राजकुमारी के नाम से जाना जाता रहा और उनकी कहानी सदियों तक लोगों को ये सीख देती रही कि सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में ही मिलती है।